स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रियलिटी वर्सेस फैनल्टी। हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों को देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए न्यूक्लियर का फैंटेसी क्या है और रियलिटी क्या है। 2025 में हर कुछ साल में हमको ये करना पड़ेगा क्योंकि लोग इसको समझ ही नहीं रहे, बट ठीक है। तो सबसे से पहले समझिए इससे बहुत प्यार है लोगों को, खास तौर पे वो लोग जो पूरा इकोसिस्टम नहीं समझते हैं। बहुत ऐसा क्यों? क्योंकि ऑन पेपर ये लगता है कि सिल्वर बुलेट है जो हमारे सारे समस्या का समाधान कर देगा, मतलब समस्या ही खत्म हो जाएगी। चाहे वो फिजन लीजिए, चाहे वो फ्यूजन लीजिए, समस्या खत्म, दी एंड, गो होम, घर जाओ, खत्म हो गया सर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? पहली बात, इसमें ज़ीरो पॉल्यूशन पॉल्यूशन नहीं निकलता है, ना नॉक्स निकलता है, ना सल्फर निकलता है, ना मरकरी निकलता है। मतलब कोयला प्लांट जलाने में बहुत खर्चा होता है, बहुत पॉल्यूशन निकलता है। वो सारे को समस्या सॉल्व कर देता है। और CO2 भी नहीं है, मीथेन भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना। दूसरा, इंटरमिटेंट आउटपुट भी नहीं होता है, यानी कि कहने को सोलर भी वही करता है, विंड भी वही करता है, लेकिन वो अपने मूड पे पावर देता है। यहाँ पे वो भी समस्या नहीं है। और ये है कि ये 24/7/365 चलता है, यानी आपको टेंशन नहीं लेना है, सोचना ही नहीं है। मतलब सर एक चीज़ है जो काम कर रहा है, दी एंड, आपको उसको लोड नहीं लेना है। और हाँ, दूसरा, इस पे लोड लिमिट भी नहीं है। यानी कि आप सोलर बना रहे हो तो उसका एक फिजिकल लिमिट है कि 1 मीटर स्क्वायर में आप कितना बिजली निकाल सकते हैं। तो वो एक साइज़ फिक्स कर देता है कि कितना बड़ा एरिया चाहिए ताकि आप कुछ कर सकें। तो वो सारा लिमिट इसमें नहीं होता, तो लोगों को बहुत ऑर्गेज़्म आता है। और ये सस्ता है, सेफ़ है और कहीं पे भी काम करता है। इसका ये दिक्कत नहीं कि आप इसे पाकिस्तान में नहीं रख सकते, इंडिया में नहीं रख सकते, श्रीलंका में नहीं रख सकते, या वहाँ पे जैसे ब्रिटेन में लोग सोलर के पीछे नहीं भागते क्योंकि ब्रिटेन का वेदर में हमेशा क्लाउडी रहता है। तो वो सब वाला समस्या हो जाता है, तो वो सब का टेंशन नहीं है इसमें आपको, तो बल्ले-बल्ले है। और ये इतना पावरफुल है कि ऑन पेपर ये आज का आज ही ये डिकार्बोनाइज़ कर देगा ग्रिड को, क्योंकि टेक्निकली हम लोग हर चीज़ ग्रिड में डिकार्बोनाइज़ कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री को डिकार्बोनाइज़ कर सकते हैं, तो करते क्यों नहीं है? बात है, एनर्जी बहुत खाता है और वो एनर्जी इतना एक्सपेंसिव है कि अभी नहीं कर सकते। पेपर पे कर सकते हैं, इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं, आप 2 पैसा उनको कर देंगे, लेकिन तो कंपनीज़ को नहीं कर। वही बोल रहा है कि अगर आपको 1 टन स्टील बनाने में 1 मेगावाट आवर लग रहा है, आप ऑब्वियसली 1 टन स्टील नहीं बनाओगे जिसमें आपको 20 मेगावाट आवर का बिजली खा रहा है। वो आप तभी करोगे जब बिजली इतना सस्ता हो जाए कि वो रिस्क जो है, वो जो कॉस्ट पेनल्टी है, वो सीरियस ना हो। तो ये आज किया जा सकता है और इसमें समझिए इतना ज़्यादा एनर्जी है कि अगर बह जाते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड हवा से निकाल सकते हैं। यानी कि इसके पावर प्लांट बनाइए, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहा है। आप लिटरली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालिए, उसको जो करना है कीजिए और उसको दोबारा पचा जाइए। क्या कर सकते हैं उसका? चाहे तो स्प्लिट कर दीजिए ये कार्बन और ऑक्सीजन को बाहर छोड़िए, कार्बन को बाउंड कीजिए। इतना एनर्जी है कि आप उसे सीधे कोल में बर्न करके वापस जिस माइन से कोल निकाले थे वहाँ वापस डाल दीजिए। ये सब कर सकते हैं। तो और रहा बात की जो शुरू-शुरू में 1950s की बात है, शुरू-शुरू में वही था कि ड्रीम जो था, आवर चिल्ड्रन विल एन्जॉय इन देयर होम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चीप टू मीटर, ये ड्रीम था। लुइस क्राउस्ट का है, ओपेनहाइमर में यही यही रोल प्ले कर रहे थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो मतलब ड्रीम था लोगों का कि ऐसा हो जाए ना कि मतलब इतना एनर्जी हो जाए कि बिलिंग बस ऐसा फिक्स बिल दे दो यार, कि मतलब मॉनिटर करने का टेंशन मत लो। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मॉनिटरिंग में आपको ज़्यादा खर्चा होगा। सबका मतलब ठीक है भाई, आप 5,000 रुपये दो, बस काम खत्म। कितना यूज़ कर सकते हो? जितना करना है करो ना भाई। हमको पता है तार का कैपेसिटी क्या है, तुमको ज़्यादा का लोड नहीं लेना है। तो सपना बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को लगता है। और बोला नासा का किलोवाट रिएक्टर है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, बड़े-बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो आप सोच रहे हो कुछ तो गड़बड़ है भैया, अगर इतना अच्छा है तो हम लोग कर क्यों नहीं रहे? तो आइए अब उसे हकीकत में लाते हैं। तो पहले समझना होगा इतिहास, जिसे कहते हैं इतिहास गवाह है। 2 दिसंबर 1942 को पहली बार कंटेन्ड कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन किया गया था। यानी कि ऐसा नहीं कि फिजन हो गया, वो तो बहुत पहले से लैब में कर रहे थे। लेकिन ये ग्राफाइट, ये CP1 का रिएक्टर जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसमें कि हाँ, हम रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन भाग नहीं रहा है। चेन रिएक्शन का मतलब होता है कंटिन्यू होते जा रहा है, लेकिन रन अवे नहीं था, यानी कि बूम नहीं किया। तो ये दोनों कि मतलब रन अवे ना करे और चेन रिएक्शन। और बाय द वे उस टाइम रन अवे का टेंशन नहीं था क्योंकि फ्यूल उतना इनरिच नहीं था। मतलब आप जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट देखते हैं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट सस्ता था, वो इनरिचमेंट जानलेवा था। वो इनरिचमेंट करना बहुत मुश्किल था, मतलब ऑलमोस्ट आधा देश लगा था सिर्फ इनरिचमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे उनके पास वो इनरिचमेंट नहीं था, तो उनको सेफ था कि बूम नहीं हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल तरीके में कर सकते कि नहीं, ये पहली बार हुआ है। इसका ये ग्राफाइट ब्लॉक रखा गया है म्यूजियम में। स्टैगर फील्ड का था, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। दिसंबर 2 1942, ग्राफाइट।
तो यहाँ से हमारा गाड़ी खुला कि अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन किया जा सकता है। अब रहा बात जो इंसान का दिल से होता है बूम करने का, वो 16 जुलाई 1945 को बूम किए, पहली बार, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। तो ये फर्स्ट बूम इवेंट था। फिर 27 जून को 1954 को यूएसएसआर में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट बनाया गया, जो कि ग्रिड कनेक्टेड था, यानी कि ग्रिड में बिजली एक्सपेरिमेंट तो पहले कर रहा था, जो सबसे पहला शायद रिएक्टर था वो 100 वाट का बल्ब जलाया था, वो नहीं बना, मतलब कि ये बनाया गया है और ये बिजली डाल रहा है ग्रिड में। ये हो गया था 1954 में, बहुत पहले निपटा लिए थे हम लोग। और फिर आप समझिए कि पहली बार जब बड़ा बूम जो किए थे, वो हम लोग किए थे 1 नवंबर 1952 को, मतलब 50s तक में अपने सॉर्ट हो गए थे। थर्मोन्यूक्लियर बम, मतलब थर्मोन्यूक्लियर क्या है? थर्मोन्यूक्लियर का मतलब होता है उसमें एक आप पहले कंप्रेसिव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उससे आप बूम फोड़ते हो, वो बूम फिजन करता है, वो फोड़ता है। अब वो फोड़ने से बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन निकलता है, जिसमें कि एक्स रे, गामा रेज, न्यूट्रॉन, ये सब निकलता है। वो हाइड्रोजन कोर को बूम कर देता है। तो मतलब आप पहले डेटोनेशन कर रहे हैं, नॉर्मल बूम पड़ाका फोड़ रहे हैं, उससे आपका फिजन फूट रहा है, वो फिजन से फ्यूजन फोड़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा पावर निकालता है, जिसको हम लोग 1959 में अचीव कर लिए। और इसके बाद सोवियत यूनियन में, उस टाइम मतलब सोवियत यूनियन में जेन्युइनली मतलब अमेरिका भी बोलता है जेन्युइनली अच्छे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, मतलब वो उनका पॉलिटिक्स उनको ले डुबाया, नहीं तो वो कहाँ का पहुंच चुके रहते हैं। तो T4 प्रोग्राम मतलब कि इन्होंने बनाया था, वो प्रोग्राम था टोकामेक रिएक्टर। आप लोग सुनते हो टोकामेक टोकामेक, तो क्या हुआ कि सब कोई सब टोकामेक में क्यों कूदा? सोवियत यूनियन के चलते कूदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम बनाया था टोकामेक T1 T2 3 तक करते करते, और यूएसएसआर 1969 में ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन अचीव कर डाले। यानी कि हम मटेरियल ले रहे हैं, उसको फ्यूज कर रहे हैं, उससे न्यूट्रॉन निकल रहा है, ये हो गया सॉर्टेड। बाय द वे यूके साइंटिस्ट को वहां भेजे कि चेक करो, तो भैया ऐसे हवा में नहीं भाज नहीं, वो हंसी खुशी लाए, आइए सर चेक कीजिए, एकदम सच साबित हुआ ये। इसीलिए उसके बाद धड़धड़ा के जितने भी डिजाइन बाकी सारे थे कि अच्छा हम ये करेंगे वो सबको बंद कर दिया गया, भैया यही ये करो, टोकामेक पे काम करो, क्योंकि वो काम करता है 1969 पे। अब रहा बात, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया 1969 थोड़ा पहले का बात हो रहा है, तो और उस टाइम हम लोग चांद पे लैंड किए थे, और उस टाइम तो कुछ नहीं था, और उससे हम लोग कितना आगे बढ़ गए, तो ये न्यूक्लियर क्यों लटक गया? तो बात ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम लोग फ्यूजन कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, बच्चों खेलने की चीज है। अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपके लैब में बना के रख दिया जाता है, जाओ यार बच्चे लोग खुश रहो। फ्यूजर इसको कहते हैं। ये फ्यूजर जो किया गया था, इसका प्रोटोटाइप बनाया गया था 1959 में। तो आप समझ सकते हैं ये सब बहुत सॉर्टेड है, सॉर्टेड चीज़ है, मतलब टेक इट एंड गो है, फ्यूजन हो जाता है, आप टेस्ट कर सकते, ऐसे ही करके टेस्टिंग की जाती है। तो रहा बात कि रिएक्टर क्यों नहीं बन रहा है, ये पहला वाला था, और ये आजकल बच्चे लोग बनाते रहते हैं। तो रहा बात की दिक्कत है कि ब्रेक इवन किसी से नहीं हो रहा है, यानी कि क्या आप टोकामेक बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या टोकामेक से आप उसमें फ्यूजन अचीव कर सकते हैं कि आप इतना फ्यूल डालो, एनर्जी डालो कि वो प्लाज्मा इतना हीट करे कि फ्यूजन हो जाए? हो जाए। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि वो ब्रेक इवन नहीं करता, यानी कि आप 100 मेगावाट की एनर्जी डालिए, तब जाके फ्यूजन से जो एनर्जी निकलेगी वो 10 मेगावाट है। बोले भैया ये तो 90 मेगावाट का लॉस हुआ। यही प्रॉब्लम है, हम लोग को जितना ब्रेक इवन चाहिए वो नहीं अचीव हो रहा है। जैसे कोल पावर प्लांट अगर आप 1 मेगावाट का बनाना चाहते हैं, तो 1 मेगावाट का फायर नहीं रखेंगे, फायर आप उससे एटलीस्ट 70% ज़्यादा रखेंगे, ताकि वो कन्वर्शन लॉस के बाद 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक दे सके। अगर आपने चेरनोबिल टीवी शो देखा होगा, उसमें भी देखा होगा 2 रेटिंग था, इलेक्ट्रिकल मेगावाट और थर्मल मेगावाट, जो रिएक्टर को नापता रहता है। थर्मल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे वही समझिए कि आप इसमें रिएक्टर बना रहे हैं, ठीक है। अब वो रिएक्टर से पहली बात, वो थर्मल एनर्जी जो निकले, जो कि न्यूट्रॉन्स में निकालना बहुत मुश्किल है, न्यूट्रॉन में है, उससे आप स्टीम साइकिल चलाएंगे। स्टीम साइकिल से जो एनर्जी निकलेगी उसको वापस आपको डालना है टोकामेक में, ताकि टोकामेक चलता रहे। मतलब बेसिकली आप समझिए, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट होता है? बैटरी पे स्टार्ट होता है ना। तो आपका फिर वो चलता कैसे रहता है? बैटरी पे क्यों नहीं चल रहा है? बात है कि बैटरी ऑब्वियसली लोड नहीं ले जा सकता। आप बैटरी से स्टार्ट करते हो, फिर फ्यूल चलने लगता है, फ्यूल फिर अल्टरनेटर चलाता है, और अल्टरनेटर बैटरी को संभाल के रखता है, तभी आपका सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है। हम लोग को वही चाहिए कि स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट के बाद वो खुद पे चलने लगे, कि भैया हम ईंधन डालें, फ्यूल डालें, ड्यूटेरियम हो, ड्यूटेरियम ट्रिटियम हो, जो हो, वो फ्यूल डालें, और उसके बाद वो चलता रहे। ये अभी तक नहीं हुआ है, और थियोरेटिकली भी नहीं हुआ है कि मतलब अच्छा करेंगे कैसे? मतलब ऑन पेपर सबको पता है, आप लोग बचपन से देख रहे होंगे डिस्कवरी चैनल कि हाँ हम ऐसे करेंगे ना, मैग्नेटिक बनाएंगे। बोले सोवियत यूनियन 1969 में करके बैठ गए, उसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हाँ टोकामेक बड़ा हो गया, 100 लोग और बना लिए, 50,000 लोग और क्लेम कर दिए, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग ब्रेक इवन नहीं है, और ब्रेक इवन फैक्टर भी है, ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा ब्रेक इवन 1.2x कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, 200x चाहिए मिनिमम। तो दिल्ली नहीं है, दूर नहीं, दिल्ली है ही नहीं, इसीलिए समझ लीजिए 65 साल से कुछ नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं हकीकत का।
यानी कि फिजन का। फ्यूजन अभी नहीं हुआ है लेकिन फिजन तो हुआ है। तो बात है कि फिजन जो है काम करता है, ये बात सच है, हकीकत है। आप जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिजन है, यहाँ है, बल्ले-बल्ले है, काम करता है। और ये वेपन्स टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत बढ़िया है। मतलब कि क्या मैं चाहता हूँ भारत सरकार के पास, हाँ, कहाँ वो इस्तेमाल करें? हमारे नेवल कैरियर ग्रुप में, कि भैया नेवी को दे दो, नेवी सबसे बेस्ट इसका यूज़ केस है। बम-बम सर, आप सँभाल लो, पाकिस्तान में ज़्यादा उछले-उछले उसको सँभाल लो बेटा, तुम टेंशन मत लो। हम यहाँ श्रीलंका में भी रहेंगे तो घूम के आ जाएँगे 5 मिनट में, टेंशन मत लो। तो उसके लिए बम-बम वेपन्स टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं। अब रहा बात की अच्छा कुछ हो गया तो, रहा बात कि अगर आपको आर्मीज़ का पता है, खासतौर पे अगर इंडिया का भी पता है, तो हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइडेंट है। यानी कि प्लेन में भी रखा गया है जो बूम कर दे, सबमरीन में रखा गया है जो बूम कर दे, रोड पे भी चलने वाला रखे हुए हैं जो बूम कर दे, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप वो सब बूम से नहीं डर रहे हैं, तो रिएक्टर से हो तो ना टेंशन मत लीजिए। तो इसीलिए आर्मी से इज़िली बात वही होता है कि वो उससे भी बड़ा, वो सीधे-सीधे ब्रह्मास्त्र लेके चल रहे हैं। इट्स लाइक सर ये फूट गया तो क्या है? ब्रह्मास्त्र रखे हुए हैं बगल में, वो फोड़ने के लिए रखे हैं। तो इसलिए वेपन में कर दिया। दूसरा फ्रंटियर पावर सोर्स, ये बहुत अच्छा यूज़ है फिजन का। यानी कि अगर चाँद पे जाके एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, मतलब हुलुलुलु नहीं, एक्चुअली जाके कुछ करना चाहते हैं, आपको रिएक्टर चाहिए ही। इसीलिए नासा काम कर रहा है नासा किलोवाट रिएक्टर में। चाँद पे कोई कुछ नहीं कर सकता, हर्षई का दीर्घई भी नहीं आप कर सकते, जब तक आपके पास फिजन रिएक्टर नहीं है। सोलर से गाड़ी खोल सकते हैं, काफ़ी चीज़ कर भी लेंगे, लेकिन रिएक्टर चाहिए जो आपका सारा समस्या सॉल्व कर सके। अब रहा बात की 3 ठो बुरे चीज़ हो गए, जिसका नाम था थ्री माइल आइलैंड जो सबसे पहली बार छींका, ये वाला वहाँ से 1979 में ये छींक दिए। फिर चेरनोबिल हो गया, ये 1986 में छींक दिए। फिर आपका फुकुशिमा 2011 में छींक दिए। ये इकलौता छींकना था जो एक्चुअली कैमरा में कैप्चर है। आप देख सकते हैं, फुटेज है। अच्छा, रिएक्टर बंद किया। और बाय द वे ये सारे में एक अजीब बात है, सब फटे हैं बंद करने के बाद। इसमें इसमें बहुत अजीब था। ये सबसे सेफ था क्योंकि पहली बात बिल्डिंग कंटेनमेंट था, यानी कि अगर रिएक्टर बूम भी करता है तो वो जो डोम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो बनाया गया था कि बूम करने पे रिएक्टर बाहर ना निकल जाए। मतलब जो भी कचरा होगा अंदर ही रहेगा, उसी को कंटेनमेंट बिल्डिंग कहते हैं। वो जो डोम स्ट्रक्चर देखते हैं वो वही है, कंटेनमेंट है कि फूटे तो भी वो संभाल ले। तो यहाँ पे वही और बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला चीज़ से हुआ कि मतलब एक टैग था, टैग एक पंप का, ये पंप का वार्निंग लाइट को कवर किया था, तो लोगों को वार्निंग नहीं पता चल रहा कि एक कूलेंट पंप फेल हो गया। मतलब बहुत टेढ़ा वाला चीज़ है। कुछ बूम-बाम नहीं हुआ लेकिन तबाही बहुत मचाया। तबाही ऐज़ इन लोग डर के मारे इवैक्यूएट कर दिया और फिर वापस कोई आना नहीं चाह रहा था यहाँ। और 3-4 दिन तक किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। और इसका जब बाद में एनालिसिस निकाला गया तो वही था कि बहुत सारे सब सिस्टम थे। मतलब कि ये कूलेंट चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, और क्या हो रहा है ये जो वहाँ ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को नहीं पता कि भैया हो क्या रहा है, काम कर रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है बल्ले-बल्ले, लेकिन कुछ बिगड़ा तब क्या हो रहा है किसी को नहीं समझ में आया। ये बहुत फचांग, मतलब ये फचांग था, ये स्केयर था। मतलब ये एरिया बूम नहीं किया, रेडिएशन पूरा नहीं निकाल दिया, लेकिन डराया बहुत गंदा। मतलब आधा अमेरिका वहीं पे हाथ खड़ा कर दिया कि न्यूक्लियर हमें छूना ही नहीं है। ये इतना ज़्यादा डरावना हो गया। और ये बात कर रहे हैं 1979 में। यहाँ पे न्यूक्लियर का रेपुटेशन पे थप्पड़ पड़ा। अब आया है चेरनोबिल 1986 में। अब यहाँ तो सीधे जूते मारने पे आ गए क्योंकि ऑब्वियसली कंटेनमेंट तो था नहीं। ये जो आप देख रहे हैं कि खुल कैसे गया, बात वही था, रिएक्टर के ऊपर कंटेनमेंट बिल्डिंग लगाया जाता है। जो टीवी शो में होता है इस चीपर, लॉजिक वही था, कंटेनमेंट बिल्डिंग नहीं था। यानी कि रिएक्टर फटे, बाकी सब लोग डिज़ाइन करते हैं कि रिएक्टर फट सकता है, लेकिन हमारा शील्ड जो है बोलेगा कि भैया अंदर लूज़ मोशन करो, बाहर लूज़ मोशन मत करो। अंदर टू बाहर का एक डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ तो सीधे खुला में लूज़ मोशन कर दिया। ये तबाही मचाई, ये सबसे गंदा एकदम बर्बादी कर डाले। इसके बाद तो न्यूक्लियर का काम ही खत्म हो गया। अब रहा बात कि जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे थे, आप बात कर रहे हो 1986 से, इंडिया में हो, चाइना में हो, हर जगह हो, फ्रांस में हो, सब जगह पे एक न्यूक्लियर सेफ्टी कमेटी बनाई गई और धड़-धड़ा के सब लोग री-अपग्रेड किए, फिक्स किए, डबल चेक किए, ट्रिपल चेक किए और मतलब एक पूरा ये मल्टीनेशनल टीम बनाया गया जो सब न्यूक्लियर जा जाके चेक करने लगे। जो आप लोग सुनते हो ना बीच में कि ईरान रिएक्टर्स में जाने नहीं देता है चेक करने, वो कारण वही इंडिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, हर कोई हर एक दूसरे को चेक करते रहता है। तो बोलेंगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, फिर जापानीज़ लोग आ गए, जापानीज़ ईगो आपको तो पता ही है सबसे बड़ा ईगो होता है। इनको लिटरली लिख के दिया गया है। मैं मना रहा हूँ कि वो लेटर बाद में हो या मतलब उसकी टाइमिंग गलत हो, लेकिन एक्चुअली इन्हें लिख के दिया गया, सर आपका सी वॉल छोटा है सुनामी के हिसाब से। बोले नहीं 100 साल से कुछ नहीं हुआ। इसलिए सर सुनामी के हिसाब से आप नहीं बनाते हो, सुनामी के वर्स्ट केस के हिसाब से बनाते हो। वो नहीं, वो वॉल छोटा था। बोले उससे क्या दिक्कत, समुंदर अंदर घुस जाएगा। बोले समुंदर घुस जाएगा तो क्या दिक्कत है। रिएक्टर्स बंद नहीं किए जा सकते हैं, ये पहले बात समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद नहीं कर सकते। अगर आप जैसे रिएक्टर आप बोले हम बंद कर देंगे, उसमें कंट्रोल रॉड गिरा देंगे, बम बम नहीं, फट जाइएगा, फट जाएगा। ये तो एक्चुअली फट गया और ये समझना बहुत जरूरी है। रिएक्टर का जैसे आप बंद करेंगे उसमें फिजन बंद होगा,
डीके नहीं बंद होगा। जितने भी फिजन बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो डॉटर प्रोडक्ट्स हैं, वो जो डीके कर रहे हैं वो हीट देगा। अगर उसे आप बंद नहीं करते रिएक्टर पिघल जाएगा और अगर वहाँ कुछ फंसा रहा है वो फूट जाएगा। तो इसीलिए रिएक्टर को ठंडा करना पड़ता है। यानी कि आप बंद किए हैं, जनरेटर बंद हो गया तो आपको इसको कंटिन्यूअसली कूल करना है। जो वो लोग बोलते हैं बैकअप पावर रहे, कारण वही है कि अगर पानी नहीं जा रहा है तो पानी फंस जाएगा, क्योंकि पानी वहाँ स्टीम बनेगा और स्टीम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाएगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा और रेडिएशन भी है, वो फूट जाएगा रिएक्टर। और यही हुआ है इस वाले में। क्या नाम था इसका? डाइची, हाँ, फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट आई थिंक इसका नाम था। तो इनको सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बैकअप जनरेटर डाले जाते हैं और जनरली बुद्धिमान लोग उसे फैला के रखते हैं। मतलब एक जनरेटर इधर है, एक तो दूसरा है। और इनका बेवकूफ़ी था कि सारे जनरेटर इसमें बेसमेंट में रखें। समुंदर के बगल में हो और आप जनरेटर बेसमेंट में रखो। आपका जनरेटर ऊपर होना चाहिए, बिल्डिंग के ऊपर, ताकि पानी में ना डूबे। फ्लडिंग एरिया है उसमें ना हो। नहीं जी, हम नीचे रखेंगे। और वही बिना वाटर टाइट डोर के। सुनामी आया, स्काडा सिस्टम बंद कर दिया, रिएक्टर बल्ले बल्ले, जनरेटर स्टार्ट करो। नहीं सर जी, सुनामी तो डुबा दिया आपका जनरेटर को। जनरेटर गया, अब बूम हो गया और एक एक करके फटा है। मस्त है एकदम, है अब बूम है, दूसरा है बूम। एक्चुअली बूम नहीं किया, मेल्ट डाउन किया। और ये जो आप फट रहा देख रहे हैं, ये उसका स्पेंट फ्यूल बूम कर गया। रिएक्टर्स को बंद होना अच्छा नहीं, एकदम। बहुत लोग हम बटन दबा देंगे उससे बंद कर देंगे, उसके बाद फटता है भाई, उससे पहले थोड़ी फटता है। ये इसमें बहुत सही दिखा है, बटन डालने से ही फटा। नहीं करते तो मेल्ट डाउन होता है। रेडिएशन का दिक्कत बहुत खत्म हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट माइनर इशू हो जाता अगर ये बटन नहीं दबाते और रिएक्टर ये करते, क्या बोलते हैं, रिएक्टर मेल्ट डाउन करता, पिघल के अंदर गड्ढा बना देता। मतलब उसका कवच जो फेंका गया वो नहीं फेंकाता। और कंटेनमेंट बिल्डिंग तो बनाती नहीं सोवियत यूनियन, बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये हुआ 3। ये वाला डराया, ये तो जूता मार दिया और ये कह दिया कि सर ये नहीं चलाया जा सकता। अगर जापानीज लोग नहीं संभाल सकते हैं और बोल रहे हैं यहाँ पे सारा चेकिंग किया जाता, बोले लिख के अगर दिया जा रहा है आपको, सर आपका वॉल कमजोर है, सर आपका जनरेटर गलत जगह पे है, डूब जाएगा, फटो। तो उसके बाद से लोग हाथ खड़ा कर दिया। ये तीनों हुआ, ये सारे जिसको कहते हैं बिग उप्स, कि ये होना नहीं चाहिए था। ये सबसे सेफ था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बहुत जोर का नुकसान किया, वो तो मतलब बेइज्जती वाली बात हो गई, वो बेइज्जती था। ये सब तो, ये तो मतलब चलो पहली बार जवान लोग हैं, ये तो सोवियत यूनियन ने क्या ही बात करें, ये नहीं होना था सर, ये हो गया। अब उसके बाद दिक्कत यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, 3 बार कैसे हो गया? बात वही कि इंसान परफेक्ट सिस्टम नहीं बना सकता। अभी ये जैसे आप लोग को, जो लोग मूर्ख हैं वो बोलेंगे कि हम परफेक्ट बना सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आपको लगता है आप परफेक्ट बना सकते हो, नेचर उसको तोड़ देगा। अब बोले लो बेटा परफेक्ट लो तुम, बोले टेक्निकली वो भी परफेक्ट ही था और काम किया तभी वो फटा नहीं, मतलब कि बिल्डिंग नहीं इसीलिए उड़ा, वो स्पेंट फ्यूल उड़ा। तो समझना बहुत जरूरी। आपको लगता है परफेक्ट हो, इनको भी लगता था ये परफेक्ट डिजाइन है, इनको भी लगता था परफेक्ट डिजाइन है, वो भी परफेक्ट ही सोच के बनाए थे। हर किसी को लगता है कि हमारे पास परफेक्ट डिजाइन है तभी बनाते हैं। चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फटता है। क्योंकि इंसान है, जैसे मतलब प्लेन के डिजाइन में कोई फॉल्ट रहता है तो पास कैसे हो जाता है, सब कोई चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। फॉल्ट कई बार एक्सीडेंट के बाद पता चलता है। ये इंसानियत का नियम है। मतलब ये समझना बहुत, हम लोग भगवान नहीं। अगर आप बोलो कि हाँ इंसान भगवान है तो बात अलग है, लेकिन इंसान भगवान नहीं। इंसान ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता जो कभी फेल ही ना हो, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं। और टाइम ट्रैवलर नहीं, जैसे कि अगर टाइम ट्रैवलर इसको बोल देते भैया मेल्ट डाउन करने दो रिएक्टर को, ज़्यादा बेटर है ना कि फूटने दो। तो या एक एक करके रॉड डाल के भी कर सकते थे, वो शायद बचा लेता, वो कर लेते। या इसको बोलते भैया टैग हटाओ दो, रेड बत्ती देखो। इसका तो ये तो बेवकूफ़ी था, ये तो शुद्ध बेवकूफ़ी था। ये बेवकूफ़ी में वो शहर उड़ा डाले। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये साबित कर देता है कि उप्स होगा। और लेकिन नहीं हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे, इसलिए सर आप कैसे जानते हो कि वैसा डिजाइन है? एक वो कोई ट्रेजेडी हो गया, उसके बाद अच्छा ये प्रॉब्लम भी हो सकता था। तो ये समझना बहुत जरूरी, ये फैक्चुअल है कि इंसान ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता जो कभी फेल ना हो। जैसे बहुत लोग हैं हम ऐसा रिएक्टर बनाएंगे जिसमें अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, अगर अर्थक्वेक हुआ या पावर लॉस हुआ, वो कंट्रोल रॉड बंद कर देगा। इसलिए सर उसी के बाद तो फटता है। ऐसा लगे, इसीलिए बोल रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि भैया रिएक्टर बंद होने के बाद फटता है, उससे पहले नहीं फटता है। उससे पहले वो पिघलता है, बंद करने के बाद फटता है। तो अब रहा बात की दुनिया, ये तो अब बात कर रहे हैं पुराने जमाने की। अब आते हैं मॉडर्न जमाने में, यानी कि 2020 के बाद, यानी कि आज से 4-5 साल के पहले। तो वहां पे समझिए सोलर और विंड का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुआ है। यानी कि वो चल रहे थे किलोवाट में, ओए होए किलोवाट में। अगर आपको याद होगा, न्यूज़ चैनल सब देखते होंगे, 2005 से 2015 के बीच में सोलर और विंड को लोग मजाक के तौर पे ले रहे थे। आपको न्यूज़ अब शायद अभी भी खोजिए तो मिल ही जाए कि सोलर विंड आर कूल एंड ऑल बट दे कांट प्रोवाइड द पावर। आजकल कोई वो बात नहीं होता है। वो ग्रोथ इतना एक्सपेंड, मतलब आज के टाइम में सोलर और विंड बोल दिया कि सर हम संभाल लेंगे, लोड हम पूरा ले लेंगे, पूरे देश का पूरा इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम ले लेंगे। और उससे फर्क क्या पड़ा? उससे फर्क पड़ा लो LCO,
यानी कि लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी सोलर और विंड का बहुत कम है। बोले नहीं न्यूक्लियर का कम है क्योंकि न्यूक्लियर 25 साल तक करेगा या 50 साल तक करेगा। नहीं सर, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप इंटरेस्ट रेट हटा दिए। यानी कि मैं आपको कितना भी, किसी भी, आप साउथ कोरिया पकड़ लीजिए, आप फ्रांस पकड़ लीजिए, किसी को भी पकड़ना है पकड़ लीजिए, बोलिए कि आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, आप उसको $1 बिलियन दीजिए किसी भी देश में, गो योलो, जितने में $1 बिलियन में वो कितना पावर प्लांट बनाएंगे वर्सेस सोलर फार्म जब बना के वो एनर्जी देना शुरू कर देंगे, यानी कि आरओआई अगर बहुत जल्दी आता है तो इंटरेस्ट रेट आपके लोन पे कम लगता है। न्यूक्लियर का चूंकि आरओआई मतलब प्लांट बनने में ही कई साल लगेंगे, दशक तो ऑप्टिमिस्टिक बताया जाता है, मतलब प्लानिंग में होती है कि 10 साल लगेंगे, तो 15-20 साल तो मान के ही चलिए। वो इंटरेस्ट बढ़ाएगा कोई भी, ऑब्वियसली सर आपको उतना लंबे टाइम टर्म का हम आप रिस्क ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट बढ़ाएगा। और इंटरेस्ट डालिए तो पता चलता है भैया न्यूक्लियर से तो कंपटीशन ही नहीं कर, और सोलर और विंड का दाम घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है, आरओआई एकदम टाइट होते जा रहा है। और बाय द वे अभी तक समझिए हम लोग सोलर में मल्टी जंक्शन में नहीं आए हैं। मल्टी जंक्शन अभी भी सिर्फ सैटेलाइट में यूज होता है। सिंगल जंक्शन में इतना तरक्की हो गया, मल्टी जंक्शन आएगा तो आपका हर प्लेट जो आप मान लीजिए 600 वाट दे रहा है, जैसे मेरे छत पे लगा हुआ है 550 वाट का, वो आराम से 700 या 730 तक चला जाएगा। ये अभी की बात कर रहे हैं, 10,000 साल बाद का नहीं बात कर रहे, अभी। तो रियलिटी वही है कि इसीलिए अब नहीं न्यूक्लियर आप कर सकते। मतलब ये सब तो पहले तमाचा मार दिया, और अच्छा अब क्यों नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए सर कहाँ से करें? जितना हम इन्वेस्टमेंट करके एक नया डिजाइन को लेंगे, बनाएंगे, वैलिडेट करेंगे, उतने में सोलर बोले लो एनर्जी, टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। क्योंकि एंड में आप एनर्जी के लिए पेमेंट कर रहे हो। अब बोले 24 घंटा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब बोले 24/7/365 नहीं है सर, बाकी चीज से हम ले आएंगे। एनर्जी चाहिए आपको, यानी मेगावाट आवर चाहिए ग्रिड में। अगर मेगावाट आवर आपको कम से कम पोल्यूशन पे मिल रहा है, वो काफी है, वो अब हो जाता है। अब बाय द वे आपको समझना पड़ेगा, न्यूक्लियर का जब भूत काटा था सबको, तो उसी के चलते आया था कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं टाइम शिफ्ट का। पहले भी ट्राई था लेकिन बड़े स्केल पे नहीं होता था। टाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक प्रॉब्लम होता है कि वो एक ही पावर पे रहना चाहता है। मतलब उसको अब बनाया जाता है एक लोड पे रखो, कि जैसे मान लीजिए 1.5 गीगावाट आवर का है, उसको 1.5 गीगावाट पे ही रखो, उसके खूब डाउन या अप मत करो। जो आप लोग देखे होंगे चेरनोबिल का टीवी शो में बताया ना कि इट्स लाइक शट डाउन करने के लिए उसका बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन, कोल जैसा नहीं है फटाफट बंद करो चालू करो, वो नहीं है। और इसका इकोनॉमिक्स भी बोलता है कि नहीं, इसको बनाओ और बेस लोड रखो, यानी कि अप डाउन नहीं करे। अब रहा बात, ऐसा कभी नहीं कर सकते, आपको बहुत बड़ा बना बनेगा और उसको बंद करना पड़ेगा, और छोटा बनाते तो पावर का इशू हो जाता है। तो लॉजिक था कि आप छोटा बनाओ, मतलब जितना आपका बेस लोड है आप उतना बना लो, और एक चार्जिंग मैकेनिज्म रखो जो एनर्जी को रखा ले रात के टाइम में, और दिन में जब पीक हो रहा है तब डंप कर दे। पंप्ड हाइड्रो उसी के लिए बना है। न्यूक्लियर के चलते ही पंप्ड हाइड्रो गीगावाट आवर में पहुंचने लगा। जो 1970 से आप सुन रहे हैं ना कि पंप हाइड्रो बनाया गया था, वो इसी सबको संभालने के लिए बनाया गया था। आइडिया उस टाइम सबको वही था कि खूब सारे न्यूक्लियर बना देंगे छोटे छोटे, और वो सब पावर डालेंगे आपका ग्रिड में हम लोग बैटरीज लगा देंगे, जिसको मतलब पंप हाइड्रो, वो चार्ज हो जाएगा रात में, और दिन में जब पीक आएगा डिस्चार्ज कर लेगा, ताकि को बहुत बड़ा रिएक्टर ना बनाना पड़े। तो ये एक बहुत अच्छा आउटपुट है न्यूक्लियर का। अब रहा बात, थोड़ा हकीकत में आते हैं कि अभी के टाइम में सोवियत यूनियन बहुत लूज मोशन किया था। उसमें था कि हम आरटीजी जो है स्पेस में हम लोग डालते हैं, आरटीजी डाल दिए इधर उधर पे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे इनके लाइट हाउस पे। वो सिंपल था, बना के रख दो, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग बाय द वे आरटीजी जैसा चीज पेस मेकर में भी डाले, उसको भी हम लोग नहीं संभाल पाए। सारे पेस मेकर कहाँ से कहाँ चले गए, कुछ सारे क्रीमेट हो गए, तो हेडेक बन गया, कंपनी बंद कर दी। क्योंकि हमारे पास आराम से टेक्नोलॉजी था कि सारे बच्चों में जिनको ये डालना, इम्प्लांट डालना, बैटरी रिचार्ज करने का टेंशन नहीं है, हर 10 साल में खोदने की जरूरत नहीं है, वो सब सॉल्व कर चुके। क्यों नहीं हुआ? कोई उसको ये कर ही नहीं पाया कि 30 साल बाद क्या होगा, किसी को पता ही नहीं है। और वो सोवियत यूनियन ही डिसॉल्व कर गया, तो सारे वो जो आरटीजी पड़े हुए वो चितराया हुआ है, मतलब वो आराम से रेडिएशन लीक कर रहा है, चितराया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। और जितना वेस्ट बना, ये सारे जितना चीज का वेस्ट बना, एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है हमारे पास क्या करने का। मतलब कि जो रिएक्टर का जो कोर वेस्ट होता है, जो एकदम हाईली रेडिएटिव, उसको अब हम लोग संभाल रहे हैं। बाय द वे अब संभाल रहे हैं, और उसके लिए कौन पैसा दे रहा है भगवान जाने, बट कर रहे हैं, वो सब्सिडी वाला रास्ता से आ रहा है पैसा, वो कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म क्या करेंगे उसका कुछ नहीं है। आधा से ज्यादा अमेरिकन साइट्स का ये है कि यहाँ बना दो, इसको रख दो, अच्छा वहाँ माउंटेन में कुछ करेंगे, अच्छा सर वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो फंस गया। ये फ्रांस में भी वही है कि अच्छा यहाँ रख दो, बस छुपा दे रहे हैं बस लोगों से, मतलब कि कोई एक्चुअल लॉन्ग टर्म 100 साल 500 साल का कोई प्लान नहीं। और रहा बात 500 साल बाद होगा क्या, तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि किसी के पास आइडिया नहीं। और ये छिपाया बहुत अच्छे से जाता है लोगों से कि अच्छा उसको हम ये करेंगे ना, उसको लेंगे, उसको ग्लास में सील कर देंगे, उसमें हम ये कर देंगे क्या, हाँ, प्रेशर से उसको ये कर देंगे, लॉक कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना। ठीक है सर, पैसा कौन दे रहा है हमको ये सब करने का? पहले ये बताओ, पैसा कौन दे रहा है ये सब करने का?
तो रियलिटी वही है कि क्या ये एक वेपन्स टेक्नोलॉजी, हाँ, क्या वेपन्स में यूज़ कर सकते हैं? कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, अगर इंसानियत को चाँद पे कुछ करना है या मार्स पे करना है, न्यूक्लियर पे ही जाना पड़ेगा। रहा बात धरती पे, वो दुनिया बदल गई क्योंकि 2020 हो गया है। 2020 हो गया है यानी कि एलसीओ, यानी कि जितना में आप बात करेंगे, उतने में आपका सोलर बन जाएगा, टेक इट एंड गो। बाय द वे, इंडिया में सोलर का ये चलाया जाता है, 25 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जमीन भी जो है वो भी 25 साल के लिए एमोर्टाइज करके गवर्नमेंट दे देती है, यानी कि आपको वो बल्क खर्चा भी नहीं करना है, मतलब बनाइए, टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो, धड़धड़ा के टेक इट एंड गो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। और हमारे पास अभी भी लड़ाई, अभी यूरोप में बात बना कि एक जगह पे हम लोग खोदेंगे, एकदम बढ़िया से खोद के कर देंगे कि वहां लॉन्ग टर्म रहे, कि हजारों साल तक रहे। इट्स लाइक प्लानिंग चल रही है आपकी। तो हकीकत वही है कि पेपर पे बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब सिखा दिया कि हर किसी को लगता है उसका डिजाइन बढ़िया है, जब डिजाइन कुदरत में आता है, ऊप्स होता है। हमको वही सबसे हंसी लगता है, अरे हम रिएक्टर में ऐसा डालेंगे सिस्टम की बंद हो जाए। रिएक्टर रिएक्टर बंद होने के बाद फटता है सर, बंद होने से पहले नहीं फटता है, बंद होने के बाद मेल्टेड डाउन हुआ है। अब बात करते हैं फ्यूजन का। तो फ्यूजन का हकीकत सबको पता है, जिनको नहीं पता वो जानबूझ के अपने आप को झूठ बोल रहे हैं और ऑर्गेज़म ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझिए, मार्केटिंग जो है इसका, फ्यूजन का बहुत अच्छा मार्केटिंग हुआ है। मतलब कि स्कूल बुक में पढ़ाया जाता है क्लास 10 में, लेकिन फिर भी लोग इसको मान लिए कि इसमें रेडिएशन नहीं होता है। इसलिए सर इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता, रेडिएशन इसमें बहुत होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है। मतलब रेडिएशन के 4 लोग होते हैं, इसमें होता है अल्फा, कोई टेंशन नहीं, बीटा गामा अच्छा थोड़ा टेंशन है, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इतना पावरफुल होता है कि वो दूसरे चीज़ों को रेडियो एक्टिव बनाता है। जैसे कि अगर आप चेरनोबिल शो में देखेंगे कि ग्राफाइट था, ग्राफाइट कैसे रेडियो एक्टिव हो गया ना, ग्राफाइट नहीं रेडियो एक्टिव है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन निकल रहे थे, वो न्यूट्रॉन भिड़ा कार्बन से और कार्बन को एक स्टेप अप कर दिया, उसका आइसोटेप बढ़ा दिया। अब वो बेचारा अनस्टेबल हो गया, एनर्जी डंप करने के लिए वो रेडिएशन का इस्तेमाल करने लगा, यानी रेडियो एक्टिव हो गया, जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, आप लोग पढ़े होंगे। तो रहा बात कि अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि फ्यूजन का कितना रेडिएशन है, उसको नापा जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 14 एवरेज है, बाय द वे 20 तक जाता है, 14 एवरेज है। मतलब अगर हम मीन एवरेज निकालिएगा, जितने न्यूट्रॉन्स आपको ठोक रहे हैं वो सब जनरली 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि फिजन रिएक्टर जो डिजाइन करेगा, वो डिजाइन करेगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा बफर रखिएगा कि 3, क्योंकि मतलब मेजॉरिटी, मतलब 90% न्यूट्रॉन 2 के अंदर ही रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो छींक देते, थोड़ा ज्यादा एनर्जी रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 2 वर्सेस 14, सर ये रेडिएशन इतना ज्यादा है कि कोई मटेरियल इसको संभाल नहीं सकता है। मतलब कोई मटेरियल है, जैसे कि अब आपने प्लाज्मा बना दी, बल्ले बल्ले, प्लाज्मा से क्या निकल रहा है, न्यूट्रॉन, उसमें एनर्जी है, आपको न्यूट्रॉन को वो किसी चीज में कैप्चर करना है ताकि उसकी एनर्जी थर्मली ट्रांसफर हो, फिर उसे आप फ्लूइड में डालोगे, फिर उस फ्लूइड से टरबाइन चलाओगे, बल्ले बल्ले। कौन मटेरियल टिक पाएगा? प्लाज्मा है, इतना हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा है कि उसका जो रेडिएटिव है, यानी फोटॉन्स जो निकल रहे हैं, जिसे आप मैग्नेटिकली नहीं लॉक कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन्स को तो वो तो मैग्नेटिक है भी नहीं, वो कैसे आप रखोगे जो पिघल ना जाए तुरंत? टंगस्टन, और कोई मटेरियल है ही नहीं जो उतना टिक पाए। ये होता है 99.99% प्योर टंगस्टन डाला जाता है। वो जो ब्लॉक्स देखते हैं ना, सिल्वरी ब्लॉक्स, जो ये सब ब्लॉक्स देख रहे हैं, प्योर टंगस्टन ब्लॉक है। चीर देता है, न्यूट्रॉन रेडिएशन इसको चीर देता है, अंदर घुस के फोड़ देता है। और बेस्ट की डिजाइन ये है कि 2 साल तक शायद आपका टाइल चल जाए, उसके बाद वो चीर जाएगा, मतलब फिजिकली टूट जाएगा। ये होता है 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब बाय द वे ये इतना ज़्यादा रेडिएशन है और ये टंगस्टन एरिया इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि इसके लिए एक रोबोट बनाना पड़ा अलग से कि वो उसका टाइल्स बदल सके, क्योंकि टाइल्स ऑब्वियसली खपत होगा। नॉर्मल फिजन रिएक्टर नहीं है ना, फिजन रिएक्टर आप बनाओ जैसे सबमरीन सब में रहता है, उसे 10 साल से पहले छूते भी नहीं है। एक बार फ्यूल कर दिया, अब जनरली कुछ कुछ केसेस में ऐसा बना दिए थे कि भैया इसको डिकमीशन के टाइम में छेड़ना है, उससे पहले नहीं छेड़ना है। यहाँ 2-2 साल का, और वो भी ऑप्टिमिस्टिक है बाय द वे। ये अभी हो जा रहा है, रिएक्टर चालू कर रहे हैं, अभी ये चीर दे रहा है। तो पता नहीं कहाँ से सब लोग हम ना फ्यूजन प्लांट, अच्छा सर आप बना लो, अरे आप अचीव कर लो फ्यूजन, अरे आप ब्रेक इवन अचीव कर लो, हमको बताओ कौन सा मटेरियल आप रखे हो जो इसको संभाल रहा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कोई मटेरियल नहीं है जो संभाल सके लॉन्ग टर्म। एक तो बूम करना है वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म, सर रिएक्टर गर्मी दे रहा है, उस गर्मी से हम पावर प्लांट चला रहे हैं, वो कौन सा मटीरियल है? तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि 2 साल तक में अगर चल रहा है, कहाँ से होगा? और रहा बात अभी के टाइम में, जैसे फिजन है हम लोग का सॉर्टेड है, मतलब फिजन का पूरा मैथमेटिक्स सॉर्टेड है, फ्यूजन का नहीं सॉर्टेड है, इसीलिए फ्यूजन नहीं हो रहा। फ्यूजन हम लोग पल्स के तौर पे अचीव कर रहे हैं, खूब एनर्जी डाले थोड़ा सा फ्यूजन हो गया। लेकिन अभी अगर आप आइटर में क्या लोग काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जो काम कर रहे हैं पिछले 30 साल से, क्या कर रहे हैं? वो पेपर छाप रहे हैं, पेपर में क्या है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं।
तो निकालने में अभी आया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से वो एनर्जी डंप कर दे रहा है, यानी कि अगर आप लोग पढ़े होंगे एक्सरे कैसे बनता है, हाई एनर्जी है, एक भिड़ाते हैं और वो रेडिएशन के माध्यम से एनर्जी अपने आप को चिल करता है कि लाइक भैया इक्विलिब्रियम खोजता है मटेरियल। प्लाज्मा वैसे बिहेव कर रहा है, बेसिकली प्लाज्मा जो है रेडिएट कर दे रहा है एनर्जी। आप चाह रहे हो कि प्लाज्मा को गर्म कर दें, आप गर्मी डाले, वो गर्मी बाहर निकाल दिया। अब गर्मी अगर वो बाहर निकाल दिया, फ्यूजन कैसे करेगा? फ्यूजन के लिए आपको गर्मी चाहिए, वो गर्मी ठंडा हो जा रहा है, वो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस नहीं रह पा रहा है। ऐसा हर कुछ दिन में नया पेपर आ रहा है कि अच्छा इसलिए एनर्जी लीक हो रही है, इसलिए नहीं काम कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा, वही कर रहे हैं पिछले 30 साल से। तो कॉन्टेक्स्ट वही, और हम लोग को चाहिए 200x ज्यादा, और अभी का बेस्ट ऑर्गेज्मिक है 1.5, वो भी बहुत ज्यादा बता रहा है, 1.05 के आसपास रियलिस्टिक है, बट समझ लीजिए। और क्लेम जो है कोई भी कर सकता है, जैसे ये कंपनी क्लेम करती है हम ना मैग्नेट को ऐसे लेंगे, उसे इम्पिंच करेंगे, ऐसे फ्यूं कर देंगे, इट्स लाइक और ये 2028 में डिलीवरी करेंगे। हम लाइक भैया कहाँ फूक रहे हो? मान भी लेते हैं, हम आपको मान लेते हैं आप टोनी स्टार्क हो 2028 में, क्या आप अभी बना के रखे हो? 2028 तक में आप पावर प्लांट नहीं बना सकते, क्यों? रेगुलेशन में ही मर जाइएगा, रेगुलेशन में ही खत्म हो जाए। और दूसरा इनका कि हमारा ए न्यूट्रॉनिक है, नहीं सर आपका ए न्यूट्रॉनिक नहीं, ए न्यूट्रॉनिक से प्रोटॉन और बोरॉन रिएक्शन है, ये जो इस्तेमाल करें वो ए न्यूट्रॉनिक नहीं। हाँ उसमें कम है, ये मैं एकदम क्लियर हूँ, डिटेरियम ट्यूटेरियम के कंपैरिजन में कम है, लेकिन जीरो नहीं है। यानी कि ये जितने भी मटेरियल हैं अंदर में वो चीर जाएंगे, वो डैमेज हो जाएगा, यही होगा उसके साथ। हाँ मैं आराम से देख सकता हूँ कि यहाँ पे प्लेट अगर 2 साल चल रहा है, इनके अंदर मे भी 6 साल चल जाए, लेकिन सर रिएक्टर्स ऐसे नहीं बनाए जाते हैं कि 6 साल के अंदर उसे खोल के छेड़ो। है कोल पावर प्लांट को हम लोग उतना जल्दी नहीं छेड़ते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वो ये क्लेम ऐसे और ये है कि हम ना उसको इम्पिंच करेंगे, उसको बूम कर देंगे। लाइक हाँ सर भांज दो, एकदम एकदम भांजिए दो, कोई टेंशन ही नहीं है, इतना पैसा जला रहे हैं हम। लाइक मतलब बस किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इनका भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इनका भी डॉक्यूमेंटेशन है। सर आप रेडिएशन कैसे हैंडल कर रहे हो? क्योंकि बोला पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स ट्राई किए गए, ये बेस्ट एलिमेंट है और वो बेचारा इतने दिन टिक पाता है। हम ना रिएक्टर बना देंगे, उससे एनर्जी निकल जाएगी। इसलिए हाँ एकदम एकदम सही है सर। रिएक्टर कैसे टिक रहा है आपका? पहले बाकी चीज छोड़ो ना, रिएक्टर। ओ बाय द वे वो तो हम बहुत आगे चले गए, किसी का ब्रेक इवन नहीं अचीव हुआ है, तो वो 2028 में कहां से डिलीवरी करेंगे भगवान जाने। अब बात करते हैं इंसानियत का। मैं एकदम क्लियर ना, साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियरिंग में भी 100 साल में हम लोग सॉल्व कर लें मे बी, लेकिन हम लोग जो प्रजाति हैं वो माइक्रोप्लास्टिक तो हैंडल नहीं कर पाए। अब आप इसको कह रहे, और रहा बात माइक्रोप्लास्टिक कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्लास्टिक को बनाने वाले इंजीनियर्स ने बनाया था, जिसे हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस, यानी कि उसे एक चेंबर में डालो, ऑक्सीजन निकाल दो और गला दो, गला के वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड से क्या है? उसे जला दो, उसे CO2 निकल जाएगा। मतलब माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं होगा। तो वो तो हम लोग कर ही नहीं पाए। माइक्रोप्लास्टिक्स आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस गया। जो प्रजाति इतना लूज मोशन करती है इतना बेसिक चीज में, उसको आप एक्सपेक्ट करो कि हम ना रिएक्टर बनाएंगे, उसमें जो रेडिएशन निकलेगा उसको संभाल लेंगे। इसलिए भाई कहाँ फूक रहे हो, कहाँ फूक रहे हो? मतलब ये सब प्लान ये है यूरोप का जो प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्रांस एक्चुअली करेगा कि जो उतना लूज मोशन बना रहा है उतना मटेरियल बना के, ये डिस्कशन हो रहा है इसका बाय द वे। इसलिए आपको सीजी रेंडरिंग मिलेगा कि हम जाएंगे, वो शेल लेयर है उसमें ड्रिल करेंगे, उतना नीचे माइनिंग करना पड़ रहा है ताकि जाके ये डीप वॉल्ट बना सके जहां पे रख सके। इसलिए कौन दे रहा है इसका पैसा, एंड इस पे पैसा लगाना क्यों चाहते हैं? चलिए आप मान ले कर रहे, क्यों लगाना चाहते हैं? और वो पूरा सिर्फ एक ही जगह की आलसी ऑप्शन चाहिए लोगों को कि सर ये कर दो ना, हमको नहीं हेडेक लेना है। सर आपको बुद्धि दिया गया हेडेक लेने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए, ऑर्गेजम लेने के लिए नहीं। समस्या का समाधान कीजिए, सब हो जाएगा। ये सिर्फ सोलर के पीछे पड़ेगा नहीं होगा, सिर्फ विंड के पीछे पड़ेगा नहीं होगा, सिर्फ बायोगैस के पीछे पड़ेगा नहीं होगा। तीनों को जोड़िए, पंप्ड हाइड्रो जोड़िए, कोल पावर प्लांट्स को एनर्जी स्टोरेज में बदलिए, तब बहुत चीज हो जाएगा। तो वही बेसिकली। और रहा बात, ये मानने को ही कोई तैयार नहीं कि सोलर का दाम घट गया है। भैया कोल पावर प्लांट्स को अब दिक्कत हो रहा है कि सर कैसे कैसे प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स बदल गया है। ये तो अब मतलब सीधा बेवकूफ़ी वाला बात आ गया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो भी 50s और 60s की बात थी, सब लोग था सेंट्रलाइज ग्रिड की, कुछ कुछ बड़े बड़े पावर प्लांट रहेंगे वो सबको बिजली देंगे। अब हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड, यानी हर जगह छितरा के रखो, और इसका बहुत फायदा होता है। जैसे कि कोई दूसरा देश, अगर मतलब के देश में मिसाइल उसाइल फायरिंग किया जाए, आपका देश को तुरंत बूम नहीं कर सकते कि भैया डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड है, बहुत रेजिलियंट होता है। तो वही, और ये जितने भी लोगों का ऑर्गेज़म हम देखें, सब में 3-4 चीज़ भुला देते हैं। इनके नज़र में कभी वॉर नहीं होता। अब बाय द वे ये चेरनोबिल है, इसमें अभी ड्रोन्स गिर रहे हैं अभी। और ये मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी भी अगर इसका ये sarcophagus क्रैक कर गया दिक्कत हो जाएगा। अभी की बात कर रहे हैं, उस पर ड्रोन भिड़ा है। वॉर इनके नज़र में कभी होता ही नहीं कि वॉर कभी होगा ही नहीं। सिविल वॉर, ये अब आप जैसे अमेरिकन लोग कहना कि अच्छा बाहर से कोई आके नहीं मार सकते, कोई आइसोलेटेड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर सिविल वॉर तो होगा, और आप ही के हिस्ट्री में है सिविल वॉर। और टेररिज्म होता, आप बड़े बड़े बिल्डिंग ठोके गए हैं सर, क्या डिस्कशन कर रहे हो। और नेचर,
नेचर का मेरे को हम अर्थक्वेक प्रूफ बना देंगे। इट्स लाइक सर मत बोलो, वहीं पे सुपर वोल्केनो फूटेगा, आप बोलोगे तो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि हकीकत में क्या है? इंसान के पास अच्छे सस्ते ऑप्शंस आ गए। सस्ते आ गए इसीलिए डिस्कशन नहीं करना है। बेहतर नहीं है, ये बात एकदम सही है, लेकिन बेहतर बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ को मिक्स करके। जब आपने कोल पावर प्लांट को बना ही दिया है, तो क्यों ना उसे बैटरी में बदल दो। जब आपने ये जेट पावर प्लांट बनाए हैं जो एलपीजी पे चल रहे हैं, सॉरी इस पे चल रहे हैं, आपका नेचुरल गैस पे चल रहे हैं, क्यों ना उसे बायोगैस पे शिफ्ट कर दें। जब आपके पास इतने सारे लॉजिकल ऑप्शंस हैं, तो उस प्रजाति को आप क्यों दे रहे हो जो माइक्रो प्लास्टिक तो पचा ही नहीं पा रहा, उसको आप बोल रहे हो हमने न्यूक्लियर वेस्ट पचा देंगे। सिर्फ इंजीनियर बोलेंगे, सिर्फ साइंटिस्ट बोलेंगे, और सिर्फ इकोनॉमिस्ट आपको थप्पड़ मारेगा कि भैया बिलवा कहाँ से दोगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि पैसा देखिए, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो आपको ऑर्गेज़म ले, जैसे ये अभी टोकामेक वाला जो एमआईटी का है कि हम ना टोकामेक लेंगे, उसको ट्विस्ट कर देंगे। सर सुपर कंडक्टर लगता है इस पे। कह रहे वार्म टेम्परेचर, सर वार्म टेम्परेचर सिंपली मीन्स माइनस, भगवान जाने, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर। इट्स लाइक वार्म सुपर कंडक्टर। इट्स लाइक उसको वार्म बोलते क्यों? सीधे बोलो ना लिक्विड नाइट्रोजन। इट्स लाइक लिक्विड हीलियम के जगह लिक्विड नाइट्रोजन आ गया। ओह! बस 10-20 हज़ार करोड़ लगेगा थोड़ा-सा, और बाय द वे अभी भी नहीं चल रहा है, कोई टेंशन नहीं लीजिए। भांजे सब दे रहे हैं, कुछ नहीं होना है। मतलब कुछ नहीं होना है, होना ही नहीं। जब साइंस ही सॉर्टेड नहीं है और अभी तक आप डिस्कवर अरे ऐसे करके एनर्जी डंप कर रहा है, इट्स लाइक सर ना होना है, नहीं होना है। हम बुढ़ा गए हैं देखते-देखते, बचपन से देखते-देखते बुढ़ा गए हैं। 50 साल काफ़ी होता है। और रहा बात, अगर आपको दुनिया को आज बचाना है, तो इसका त्यागिए। अगर आपको टेंशन नहीं है कि चलो दुनिया जल जाए, कोई टेंशन नहीं है। आपको लगता है कि कार्बन जैसे पीपीएम जो है बढ़ते जा रहा है। जब हम बचपन में स्कूल पढ़ते थे 200 था, 300 था, अभी वो 400 क्रॉस कर रहा है। 600 क्रॉस करेगा, कैस्केड फेलियर ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको लगता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, पगलाते रहिए फ्यूजन के पीछे, फिजन के पीछे, जो करना कीजिए, मरिएगा ही, कोई टेंशन नहीं है। और रहा बात, अगर आपको पता है कि कार्बन का लेवल बढ़ेगा और हम लोग ये रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के आसपास आ गए तो मर जाएंगे, तो आपको रिन्यूएबल्स में आना पड़ेगा, क्योंकि रिन्यूएबल्स आज कर सकते हैं, आज के इकोनॉमिक्स में फिट कर सकते हैं, और जो उसका समस्या है समाधान कर सकते हैं। उसको बोलेगा अच्छा आपको कार्बन सक्वेस्ट्रेशन करना है, कैसे करें? सीवीड बायोफ्यूल करो ना, काहे नौटंकी कर रहे हो? सीवीड बायोफ्यूल बनाओ, उसको वापस निचोड़ो बायो क्रूड में, और क्रूड ऑयल को वापस जमीन में डाल दो। अनडू करो, जैसे नेचर उसे बनाया था वैसे हम बना रहे हैं, बस कंट्रोल जेड दबाते जाओ। लेकिन नहीं, हम ऑर्गेज़म लेंगे तो मरो। हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि सारे साइंटिस्ट को पता है। सारे इंजीनियर, मतलब ये लोग ऐसे बात करते हैं, वॉर तो आज तक कभी हुआ ही नहीं इंसानियत में। सिविल वॉर नाम का कोई चीज़ नहीं है, टेररिज्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, नेचर नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये तो वही वाली बात है ना, जिस जिस भी बोट को बोला गया अनसिंकेबल, 5 मिनट बाद सिंक हो जाता है, वही वाला दिक्कत है। नेचर को बोल रहा है अरे हम नेचर सँभाल लेंगे। एंड इसलिए कैसे लोगों को पचा दिया गया कि भैया कि रिएक्टर बंद कर देंगे, समस्या सॉल्व। सर रिएक्टर बंद करने के बाद ही वो फटता है। और चलो अब मान लेता हूँ आप डिज़ाइन ऐसा कर लो कि वो मेल्ट होने के बाद कूल डाउन सेफली कर सके, मे बी। तो वही इंसानियत से दिक्कत है, समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग हैं उसी के अंदर आपको रहना है, हुलू-लुलू नहीं करना है। आपको करना है तो कर सकते हैं, बट लाइक वो टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए जितने इंजीनियर्स आपको यूट्यूब पे चूना लगा रहे हैं और जितने साइंटिस्ट चूना लगा रहे हैं, उन सबको लीजिए जूता से मारिए, भिंगा के, चप्पल से, कि भैया पैसा में नहीं फिट होगा, बजट में नहीं है, मत गांजा फूकाओ। 50 साल हो गया गांजा फूकते-फूकते। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि न्यूक्लियर की रियलिटी क्या है ऑर्गेज़म छोड़ के। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।